हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन कहाँ का है तो टीआरई 3 का है। तो जो भी बच्चे बीएसवी फ्री जेईई और नीट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। क्यों? क्योंकि ये जो टीआरई 3 का क्वेश्चन है ये टीजीटी का क्वेश्चन है। दोस्तों, टीजीटी में 9th-10th के सिलेबस से ये क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी क्लास के लिए वो क्वेश्चन रहता है। तो आपको 9th-10th का अच्छा क्वेश्चन, वन लाइनर स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये बीपीएससी का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी टीआरई 4 देने वाले हैं उनके लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। या जो भी साइंस स्ट्रीम से हैं, किसी भी एग्जाम में साइंस का पेपर आ रहा है तो आप एनसीईआरटी बेस्ड या एससीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो बीएसवी वाले बच्चे जरूर यहाँ से देखें। हमने लास्ट डे ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन कराया था, लेकिन देखें कि बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं। वो भी आपके सिलेबस सही था, सब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था, बस उसको प्रेजेंट थोड़ा टफ वे में किया गया था। खैर, वो भी क्वेश्चन अच्छा था और ये आपको क्वेश्चन थोड़ा आसान ही लगेगा। तो जरूर इसको एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा क्वेश्चन देखेंगे। जो बच्चे बायोलॉजी नहीं देखना चाहते तो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन देख लीजिए एक बार। फिजिक्स केमिस्ट्री तो सबके लिए हेल्प होगा, चाहे जेईई और नीट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जीएस में कुछ क्वेश्चन होगा दोस्तों। जीएस का क्वेश्चन, साइंस का भी देख लेते हैं। एक भी क्वेश्चन साइंस का नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद फिर से देखिए, हाँ, यहाँ से स्टार्ट हो गया है। जीएस में भी कुछ 5-7 क्वेश्चन जी साइंस का पूछता है, फिर साइंस चैप्टर से ही देखेंगे पूरा वहाँ से। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर। आपने पढ़ा होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में कि कुछ जो बेसेज होता है, बेसेज विच आर सॉल्युबल इन वाटर, उसको हम अल्कली बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। जो चीज़ हम बोल रहे हैं उसको ध्यान रखिए। जो बेस पानी के अंदर सॉल्युबल होता है उसको हम अल्कली बोलते हैं। इसलिए एक लाइन जो सर्सन रीजन में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑल बेसेज, ऑल अल्कली आर बेसेज बट ऑल बेसेज आर नॉट अल्कली। बिल्कुल सही बात है। मतलब जितना भी अल्कली है सब बेस है, लेकिन सारा का सारा बेस जो है वो अल्कली नहीं है। स्टेटमेंट सही है। तो वहाँ हम जो एग्जाम्पल देते हैं, कौन सा ऐसा बेस है जो अल्कली नहीं है, तो वहाँ एग्जाम्पल देते हैं आयरन का हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड हो गया, जिंक का हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सब अल्कली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सॉल्युबल बेसेज नहीं है। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड अल्कली भी और बेस भी है। तो हमारा पूछा है कौन सा बेस सॉल्युबल इन वाटर है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड आपका वाटर में सॉल्युबल होगा। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा हमारा। ठीक, उसके बाद हम सिर्फ यहाँ पर साइंस का एक क्वेश्चन देखेंगे। साइंस का ही हम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। यहाँ पर कौन नॉन ओमिक रेसिस्टेंस, आपने 10th में पढ़ा होगा। ओमिक मतलब ओम्स लॉ पढ़ा होगा दोस्तों। ओम्स लॉ पढ़ा होगा, उसी में होता है ओमिक रेसिस्टेंस। एक होता है ओमिक रेसिस्टेंस, एक होता है नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। नॉन ओमिक का मतलब क्या हुआ? ओम्स लॉ क्या हुआ? जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। और नॉन ओमिक मतलब क्या? जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। आप जानते हैं ना, V = I × R होता है दोस्तों। ठीक है, या I = V/R होता है। मतलब V जो है वोल्टेज जो है, या रेसिस्टेंस कह सकते हैं, रेसिस्टेंस V/I। रेसिस्टेंस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन जो टॉर्च बल्ब में फिलामेंट यूज होता है, टंगस्टन यूज होता है दोस्तों, वो इस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड होता है। जैसे ही जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ने लगता है। तो ये जो है आप याद रखिएगा, जो टॉर्च बल्ब है, टॉर्च बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, उसको नॉन ओमिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है 38 का C। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन है 49, ये हम आपको दिखा रहे हैं। 49, स्टोर हाउस ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन आवर बॉडी। देखिए, मलेरियल पैरासाइट का स्टोर हाउस कौन है हमारे बॉडी में? मलेरिया का जो पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम। मलेरिया का पैरासाइट कौन होता है? तो प्लाज्मोडियम। याद रखिएगा, बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लाज्मोडियम के कारण ही मलेरिया होता है। ठीक है, इसी को जो है आपका जो अलग अलग मॉस्क्यूटे है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटे, इसको कैरी करता है और आपको मलेरिया कॉज करता है। जैसे डेंगी का पूछ सकता है, डेंगी का वेक्टर कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। किसके कारण होता था? डेंगी तो वायरस के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, और ये जो एडिस एजिप्टी मॉस्क्यूटो होता है वो इसको कैरी करता है। इसको टाइगर मॉस्क्यूटो भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो मलेरियल पैरासाइट का स्टोर हाउस कहाँ है? मतलब ये जो प्लाज्मोडियम है, जो पैरासाइट है, ये कहाँ रहता है ज़्यादा? तो लीवर में रहता है। कहाँ रहता है? लीवर में रहता है। देखिए, इसका आंसर जो है लीवर होना चाहिए, लेकिन बीएसवी वाले या बीपीएससी वाले इसका आंसर स्प्लीन दिए हैं। स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। स्प्लीनिंग को आरबीसी का ग्रेवयार्ड मतलब मुर्दा घर इसको कहा जाता है। लेकिन आंसर क्या होगा? C होगा दोस्तों। ये एकदम वेरीफाइड आंसर है, लीवर होगा। याद रखिएगा, 49 का आपका लीवर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, 51 भी है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलॉइड। कोलॉइड के बारे में आपने पढ़ा, क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जो भी मिक्सचर्स वगैरह होता है, सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, कोलॉइड आपने पढ़ा होगा। तो ब्लड कोलॉइड का एग्जांपल है, स्मोक कोलॉइड का एग्जांपल है, आपसे पूछ भी सकता है। लिक्विड इन गैस है, सॉलिड इन गैस है, या गैस इन लिक्विड है, ये सब ध्यान रखिएगा, आप एक बार उसको देख लीजिए। विनेगर ट्रू सोल्यूशन है। विनेगर क्या होता है दोस्तों? ट्रू सोल्यूशन। इसी को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। एसिटिक एसिड 5% एसिटिक एसिड का जो सॉल्यूशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विनेगर बोलते हैं। तो विनेगर कोलाइड नहीं है। इसमें से पूछा कौन कोलाइड नहीं, तो विनेगर कोलाइड नहीं है। देखिए इसका हिंदी में भी है, अब बस आंसर यहाँ से देख लीजिए। अगर क्वेश्चन आपको हिंदी में देखना है तो आप हिंदी में क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 52 नंबर, व्हाट इज मैंगनीज यूज फॉर। सबसे पहली बात तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर याद रखिएगा, कितना होता है? 25 होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है। इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो कितना होता है? आर्गन 3d5 और 4s2, 18 2 20 5 25, ठीक है। ये होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, याद रखिएगा। तो मैंगनीज का यूज़ क्या क्या है? तो बहुत सारा यूज़ है मैंगनीज का। एक तो स्टील बनाने वगैरह में हम इसको हार्डनेस के लिए यूज़ करते हैं, पिगमेंट बनाने में इसका यूज़ करते हैं, बैटरी प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। तो मैंगनीज यूज फॉर मैनी पर्पसेज, मोर देन वन ऑफ द अबव यहाँ पर डाल दीजिएगा। 52 का डी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जिसको भी हिंदी में देखना है तो हिंदी में भी क्वेश्चन अवेलेबल है, आप जरूर इसको देख लीजिएगा, इसी में है। नेक्स्ट है 53 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कंट्रोल बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंस में किसका काम है? कौन सा ऑर्गन हम लोग बॉडी बैलेंस करता है? तो देखिए हम लोग क्या सोचते हैं कि ईयर का जो प्राइमरी फंक्शन है हियरिंग है ना। ईयर का प्राइमरी फंक्शन दोस्तों बॉडी बैलेंस है। ईयर का पढ़िएगा क्लास 11th में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहाँ पर पढ़िएगा बायोलॉजी में कि ईयर का प्राइमरी फंक्शन क्या है आपका? बॉडी बैलेंस है। देयर आफ्टर उसका सेकेंडरी फंक्शन है वो हियरिंग सेकेंडरी फंक्शन है, लेकिन ये जो है प्राइमरी फंक्शन है। 53 का हो गया आपका सी। नेक्स्ट 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में क्या सही है? तो रेस्पिरेशन आप जाते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज सबसे पहले पायरुवेट में ब्रेक होता है, फिर पायरुवेट ब्रेक होता है आपको, उसको तो ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। पायरुवेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेक होता है तो CO2 रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। तो वही है, एनर्जी इज रिलीज एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होता है और ATP के फॉर्म में स्टोर होता है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, लैम्प्स यूज्ड इन स्ट्रीट लाइटनिंग आर। देखिए स्ट्रीट लाइटनिंग आप बड़े बड़े शहरों में या इन तो आप लोग सब जगह लग गया है कि लैम्प्स वगैरह लग रहा है रोड सब पे, ट्रैफिक लाइट सब पे, तो आप देखते ही हैं। तो स्ट्रीट लाइटिंग में जो लैम्प्स यूज़ होता है वो किस में कनेक्टेड होता है? तो ऑब्वियसली बात है, सीरीज़ में आप जानते हैं ना, सीरीज़ में अगर कोई एक खराब हो गया तो सब खराब हो जाएगा, तो उसको यूज़ करते हैं पैरेलल में। कि उसको कहाँ यूज़ करते हैं? पैरेलल में। घर में भी जो हम पूरा कनेक्शन करते हैं दोस्तों, पैरेलल कनेक्शन ही होता है। पैरेलल कनेक्शन में सबका इंडिविजुअल स्विच होता है, मतलब हमको पंखा बंद करना है तो हम सिर्फ पंखा का स्विच ऑफ कर देंगे, पंखा बंद हो जाएगा। सीरीज में क्या होगा? एक ही स्विच से सारा चीज़ होता है, ठीक है। तो वो नहीं हो सकता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 167 है, प्लांट्स अपीयर टू बेंड टुवर्ड लाइट ड्यू टू। आप देखे होंगे बहुत सारा जो पौधा होता है दोस्तों, जैसे सनफ्लावर का पौधा आपने देखा होगा, जो सूरजमुखी का पौधा होता है, जिधर उधर सन का मूवमेंट होता है और सनफ्लावर का जो फ्लावर होता है वो भी उसकी तरफ मूव करता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिएगा, एक यहाँ पर होता है हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होता है? लाइट सेंसिटिव होता है, आपने पढ़ा होगा। ये सारा चीज़ हम बोल रहे हैं क्लास 10th का है। लाइट सेंसिटिव पिगमेंट होता है या हार्मोन होता है, मतलब लाइट से ही पीछे भागता है। मान लीजिए ये रूट टिप होता है या तो सूट टिप होगा, या तो रूट के टिप पे होगा या तो सूट के टिप पे पाया जाता है ऑक्सिन, ठीक है। तो सूट टिप ये हुआ, इस सूट टिप पे जैसे इधर लाइट पड़ता है ये ऑक्सिन चल जाएगा, इधर पीछे की तरफ चल जाता है, ठीक है। लाइट से थोड़ा पीछे भागेगा और इधर का ग्रोथ कराने लगता है, इसलिए प्लांट जो है इधर थोड़ा ज़्यादा मुड़ जाता है। वही है कि प्लांट जो है लाइट की तरफ क्यों बेंड हुआ दिखता है, उसके पीछे कारण है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सिन टुवर्ड्स सैडी साइट ऑफ सूट। सूट का जो सैडी साइड होता है, मतलब छाया वाला जो एक प्रकार से कह सकते हैं साइड होता है, उसके तरफ ऑक्सिजन का डिफ्यूजन हो जाता है। ऑक्सिजन इस तरफ जाएगा तो मूवमेंट जो प्लांट का ग्रोथ है उस तरफ होने लगता है, ठीक है। इधर जो बढ़ाना, ये इधर चुप जाता है तो ऑक्सिजन जो है इधर अपना प्लांट का ग्रोथ कराने लगता है, इसलिए होता है 67 का सी। अब देखिए हम सीधे सब्जेक्ट पे आते हैं। सब्जेक्ट में जो साइंस का क्वेश्चन था वो हम देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन भी आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसके बाद आपका जो PYQ है फिजिक्स बचा हुआ, फिजिक्स का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। फिजिक्स थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, 11th का मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से पूछ दिया है, लेकिन उसको भी करेंगे। खैर देखिए कुछ 40-45 क्वेश्चन होगा, आराम से इसको देख लीजिए। 40 क्वेश्चन होगा मैक्सिमम। 111 नंबर क्वेश्चन है, पूरा साइंस है। अब यहाँ से आपको 9th-10th में जो भी है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन ऑब्जेक्ट एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज।
फ्रिक्शनल फोर्स, नेट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब वह फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी में ले जाने के लिए, मेंटेन करने के लिए किस फोर्स की नीड होती है। देखिए एक तो बात यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, जीरो। तो जब एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स बराबर क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स क्या होगा, जीरो। फोर्स क्या होगा दोस्तों, जीरो। तो यहाँ पर ना ही फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए, ना ही नेट फोर्स चाहिए, ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए, नन ऑफ द एबव। आंसर क्या होगा, नन ऑफ द एबव। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। या आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा होगा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है, अनटिल अनलेस कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी में है तो जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये एज इट इज जैसे ही रहेगा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वैसे को हम क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मीथेन तो जानते हैं आप, CH4, यहाँ तो एक ही कार्बन है, ये तो सेचुरेटेड है। इथेन 2 कार्बन होता है और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। इथीन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, तो ये हमारा क्या है, अनसेचुरेटेड है, 12 का C। नेक्स्ट देखिए 113, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सेल इज कॉल्ड। अब देखिए ना ही प्लांट सेल बोला है ना ही एनिमल सेल बोला है, मतलब आप कलेक्टिवली ले सकते हैं, सब सेल के बारे में ले सकते हैं। तो सब सेल में एटलीस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही है। धरती पर जितना भी सेल है सबके चारों बगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही है, उसको सराउंड करता है सेल को। तो आंसर क्या होगा, 113 का B। 114 देखिए, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन ह्यूमन इज कॉल्ड। मतलब इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, ट्रेट मतलब होता है लक्षण, ठीक है, या किसी प्रकार का जो मान लीजिए आपके पेरेंट्स से आप में जो भी कैरेक्टर वगैरह सब आया उसको हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से ट्रेट कहते हैं। तो उसका जो इनहेरिटेंस होता है उसके स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक, ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, जरूर इसको देखिए, आपके एग्जाम के लिए तो हेल्पफुल है ही। 115 नंबर, ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर इन 4 आवर, व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 200, टोटल टाइम कितना लगा, 4, तो 50 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया दोस्तों, 50 किलोमीटर पर आवर। सब किलोमीटर आवर में है तो आराम से निकाल लीजिए, 15 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 116 नंबर, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। देखिए पायरोवेट का ब्रेक डाउन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, तभी हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है, साथ ही साथ एनर्जी भी मिलता है। वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और पायरोवेट से पहले जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है वो सारे एनिमल्स में सेम होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। वो कहाँ होता है, ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोप्लाज्म, याद रखिएगा, क्वेश्चन वो भी पूछा जा सकता है। 117, विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैज नेग्लिजिबल मास। देखिए प्रोटॉन का मास आपने देखा होगा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg होता है। न्यूट्रॉन का 1.675 थोड़ा ज़्यादा होता है, इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास जो है नेग्लिजिबल होता है। कहाँ -31, बहुत कम हुआ दोस्तों, -27। इसलिए कहा भी जाता है जो प्रोटॉन का मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास के 2000 टाइम्स ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 गुना ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। 118, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। साउंड का स्पीड मैक्सिमम कहाँ होता है, तो आपने पढ़ा होगा सॉलिड के अंदर साउंड का स्पीड मैक्सिमम होता है। तो स्टील क्या है, सॉलिड है। 118 का B। देखिए हिंदी में भी दिया हुआ है, बच्चे चाहे तो हिंदी में भी देख सकते हैं। 119 देखिए, फूड कैंस आर कोटेड विथ जिंक विथ टीन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज। फूड कैन को जो मतलब आप देखे होंगे पैकेज्ड फूड जो होता है, मान लीजिए अगर कोई बर्तन में आ रहा है तो ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसको टीन से कोटेड करते हैं, ना कि जिंक से। टीन से कोट करते, कोट मतलब उसको पेंट करते हैं, ना कि जिंक से, क्योंकि जिंक ना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। हमने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताया है, क्या कना का मांगे आलू, कना का मांगे आलू, जानू लोहे पे बैठी है तांबा चांदी सोना। ये तो दोस्तों आपके सिलेबस के लिए है, लेकिन जैसे आप 11th में जाइएगा वहाँ पढ़ेगा तो वहाँ पर बहुत सारा है, इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट होता है जो रिएक्टिविटी सीरीज में। जैसे बताते हैं उसका ट्रिक क्या है, ले के बार बार सरकार का नाम मांगे अलाउद्दीन महान, जान कर फेंकी कलम दबात कोई नहीं संत,
प्रभु। देखिए ध्यान से देखिए, जिंक कहाँ है ये आपको याद रखना पड़ेगा। 11th में जाइएगा तो वहाँ पर आपको याद करा दिया जाएगा, या हम भी कभी ट्रिक डाल देंगे। देखिए इसमें बहुत सारा आ जाता है, इसके अलावा भी बहुत सारा है। यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब भी आएगा, ठीक है। और ये सब भी इसके नीचे आएगा। पीबी यहाँ देखिए, यहाँ पर पीबी आता है, पीबी के बाद फिर यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, फिर कॉपर वगैरह सब आएगा, फिर फ्लोरीन वगैरह, मतलब हेलोजन फैमिली आता है। हमको जो काम का है, एक तो जिंक को देखिए ध्यान से, जिंक यहाँ है और टिन यहाँ है, जिंक यहाँ है दोस्तों और टिन यहाँ है, मतलब ये सब चीज़ जो है नीचे है। इसका मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और टिन जो है कम रिएक्टिव, इसलिए हम टिन से कोट करते हैं। वही तो लिखा हुआ है, फूड कैंसर कोटेड विथ टिन। टिन से कोट करेंगे मतलब टिन कम रिएक्टिव है, ना कि जिंक। जिंक तो ज़्यादा रिएक्टिव है ना, जिंक से ज़्यादा अगर कोट करते तो जिंक रिएक्टिव होता, आसानी से रिएक्ट कर लेता, हमारा जो पैकेज्ड फूड होता है वो खराब हो जाता है। इसलिए हम टिन से कोट करते हैं, क्योंकि टिन जो है लेस रिएक्टिव है। तो इसमें क्या होगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। इसके पीछे यही कारण है कि जिंक जो है टिन से ज़्यादा रिएक्टिव है। 119 का बी। नेक्स्ट देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना चाहिए, हमने इसका ट्रिक बताया है, आप हमारे एक बार सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट 120 नंबर देखिए, व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, G(m1m2 अपॉन r स्क्वायर। कहने का मतलब जो एफ ग्रेविटेशन दोस्तों मतलब डिस्टेंस के, इसको आर को रेडियस मानिए, या डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब डिस्टेंस अगर डबल करेंगे तो फोर्स जो है 1/4 हो जाएगा। फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। निकाल सकते हैं ना, देखिए निकाल लीजिए। मान लीजिए डिस्टेंस है हमारा 1 मीटर, ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स बराबर 1/1 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हम सबको कांस्टेंट मानते हैं तो फोर्स 1 ही हो जाएगा हमारा, 1/1। वही डिस्टेंस को अगर हम 2 मीटर मान लेते हैं दोस्तों, तो फोर्स क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। देखिए एफ कितना हो गया, 1/4, 1/4 हो गया ना, तो इट बिकम्स 1/4, कितना हो गया, 1/4। 120 का ए। नेक्स्ट 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेज। मतलब ये पर्यावरण से रिलेटेड, मतलब कौन हमारे पर्यावरण को ठीक ठाक रखने वाला ऐसा प्रैक्टिसेज है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, बिल्कुल सही बात है। जिस फैन या लाइट का आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास 5-10 कमरा है और एक कमरे में आप रह रहे हैं और सारा कमरा भी खाली है, तो उसका भाई लाइट वगैरह या पंखा वगैरह सब बंद कर दीजिए। उस अननेसेसरी क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेज होता है। क्यों, क्योंकि लाइट जो आता है दोस्तों, लाइट अब जाता है, जो भी हमारे घर में बिजली आ रहा है वो कोयला को जला के आता है, और जितना ज़्यादा कोयला जलाएंगे, कोयला से निकलता है मीथेन, ये ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाता है, और इससे हमारा प्लेनेट जो है गर्म हो रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं हमको अननेसेसरी लाइट या फैन वगैरह को बंद कर देना चाहिए। फिर है वॉकिंग टू स्कूल इंस्टीड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन स्कूटर। मतलब आपका अगर नज़दीक में स्कूल है, घर है, तो आप अपने माँ के स्कूटर से जाने के बजाय आप थोड़ा बहुत पैदल ही चल लीजिए। एक तो उससे आपका वॉक हो जाएगा आपका मसल्स वगैरह सब में भी, मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ये बेटर होगा। दूसरा, आपका पेट्रोल नहीं जलेगा। पेट्रोल जलने से जानते हैं ना, इससे भी दोस्तों जो गैसेस पॉल्यूटेंट रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, जो कहीं ना कहीं हमारे प्लेनेट को गर्म करने में योगदान देता है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट पे खतरा पड़ता है। इन दिनों तो देख ही रहे हैं, जितना हार्श वेदर जो आजकल देखने को मिल रहा है, उसके पीछे यही सब कारण है। थर्ड है कैरिंग क्लॉथ बैग्स टू पुट परचेजेज इन वाइल शॉपिंग। बिल्कुल सही बात है, हम लोग जो किसी भी शॉप पे चल जाते हैं और कहते हैं भाई एक तो मतलब सामान लेते हैं, और बड़ी ही मतलब क्या कहें, एक अधिकार के साथ उससे हम क्या पॉलीथीन का डिमांड करते हैं कि पॉलीथीन भी दो भाई, तुमसे सामान लिए तो तुम्ही को पॉलीथीन देना पड़ेगा, अदरवाइज हम तुम्हारे यहाँ सामान नहीं लेंगे। और लोग दे भी देते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हमारी ये नाकामी है। हमको अपने घर से प्लास्टिक या क्लॉथ बैग ले जाना चाहिए, ताकि हमको वहाँ पर प्लास्टिक कम से कम यूज़ ना करना पड़ता। तो ये सब हमारे इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं खराब करता है, इसको हम लोग कम कर सकते थे। किसका, डी। ये सब प्रैक्टिसेज हम मतलब जैसे क्लॉथ बैग ले सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, स्कूल जाना ही है तो, और अननेसेसरी लाइट फैन वगैरह को बंद कर दें, ये सब हमारा इन्वायरमेंट को बेटर कर सकता है। तो 21 का क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट है ब्यूटेन 1। ब्यूटेन 1 इज 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। कार्बन इस कंपाउंड का ये प्रोडक्ट है। तो देखिए ब्यूटेन 1, ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 का मतलब होता है कीटोन, तो मतलब कहीं ना कहीं कीटोन है, यहाँ पर सी डबल कीटोन है। तो ये क्या है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमसे पूछा है, तो कीटोन है दोस्तों। कौन सा है, कीटोन है। 122 का बी। आप जानते हैं ना, जहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो COOH होगा, अल्डिहाइड होगा तो CHO होगा, ठीक है, कीटोन में COO होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट। आप जानते हैं प्लांट के अंदर कई सारा टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या काम है, तो ये जल्दी जल्दी ग्रोथ करवाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या काम है, ग्रोथ इन द प्लांट। 123 का बी।
नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg। मतलब कितना वर्क करना पड़ेगा किसी कार पे, उसका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 से हमको 60 के ले जाने के लिए हमको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आपने क्लास 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क बराबर डेल्टा के ई, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक है, वर्क बराबर डेल्टा के ई। तो यहाँ से देखिए वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर अगर कर दीजिएगा तो आराम से आपको ये आंसर मिल जाएगा। वी फाइनल में क्या रखना है 60, यहाँ रखेंगे 60 का स्क्वायर, यहाँ रखेंगे कितना 30 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर कितना 3600 हो जाएगा, यहाँ 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 हो जाएगा, 3600 में से 900 घटाएगा तो 2700 हो जाएगा, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर में है। फिर याद रखिएगा इसको हमको स्क्वायर करके मतलब 25/324 से इसको हमको भागा देना पड़ेगा, तब जाके मीटर पर सेकंड में आएगा, तब जाके आपका आंसर 124 का ये न्यूमेरिकल है, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। सारा फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, बस वैल्यू आपको पुट करना है और आंसर आपको आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 125, लाइकेंस आर सेंसिटिव टू विच एयर पॉल्यूटेंट। लाइकेंस आप जानते हैं ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने वाला दो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर, एक तो फंजाई रहता है और आपको एल्गी रहता है दोस्तों। फंजाई और एल्गी का ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जिसमें फंगाई को हम मास्टर कहते हैं, एल्गी को हम स्लेव कहते हैं। ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है, ठीक है, मतलब ये भोजन बनाता है, ये उसको मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करके देता है, ये उसको रहने के लिए जगह देता है फंजाई को, और एल्गी उसको बदले में भोजन देता है। तो दोनों साथ साथ को एग्जिस्ट करता है, को एक्सटिंक्ट करता है, ठीक है। तो ये है, ये कहाँ पर नहीं मिलेगा, पूछता है कि किस एयर पोल्यूटेंट के लिए सेंसिटिव है, मतलब कहाँ पर नहीं मिलेगा। तो जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन ज़्यादा हो वहाँ देखिएगा लाइकेन नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो 125 का सी, ये सब एज इट इज एनसीईआरटी एससीईआरटी का मतलब इंटेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर वेदर फेनोमेनन, अगर मतलब मौसम संबंधित घटनाएं किस स्फीयर में होता है। आपने पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर का जो अलग अलग लेयर होता है, ट्रोपोस्फीयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर होता है, मीजोस्फीयर होता है, थर्मोस्फीयर होता है, आयनोस्फीयर होता है दोस्तों। तो किस लेयर में अब मौसम संबंधित घटनाएं होती है, तो कहाँ होता है ट्रोपोस्फीयर में, कहाँ ट्रोपोस्फीयर में। 26 का ए। 127 द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, मान लीजिए एक न्यूरॉन हमारा ये है, एक न्यूरॉन हमारा ये है दोस्तों, ठीक है, ये उसका सिनेप्टिक नॉब हो गया, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और दूसरा न्यूरॉन हमारा ये हो गया, दूसरा न्यूरॉन हमारा ये हो गया, यहाँ भी इसका मान लीजिए सिनेप्टिक नॉब है, एक्सॉन डेंड्राइट्स वगैरह। ये जो गैप है ना, ये जो गैप है दो न्यूरॉन्स के बीच में, इसको हम क्या कहते हैं साइनेप्स कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं साइनेप्स कहते हैं। देखिए हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछ दे कि एक्सॉन के अंदर जो मैसेज का ट्रांसफर होता है किस फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में, किसके इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में। लेकिन यहाँ जो साइनेप्स के बीच में जो मैसेज का ट्रांसफर होता है दोस्तों, यहाँ पर केमिकल रिलीज होता है, ठीक है, केमिकल के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होता है और नियर बाय अपने नज़दीक के जो यहाँ पर कह सकते हैं कि डेंड्राइट्स है, उसको जाके फिर से एक्साइट करता है, या कह सकते हैं कि उसको रिटार्ड करता है, और सिमिलरली फिर यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसफर होता है, फिर यहाँ पर साइनेप्स हो गया, और नेक्स्ट न्यूरॉन में इस प्रकार से मैसेज का ट्रांसमिशन होता है। ये तो आपके टॉपिक में है भी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसको हम गैप को क्या कहते हैं साइनेप्स कहते हैं, गैप को क्या कहते हैं दोस्तों साइनेप्स। नेक्स्ट 128 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन होता है 714, ठीक है, 7 एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, 2,5 इसका क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, के और एल। हो सकता है कि आपसे S2PS में पूछ दे, SPDF वाला पूछ ले तो 1s2 2s2 और 1s2 2s2 2p3। तो देखिए ना 3 2 5 हो गया। सेकंड ऑर्बिट में कितना होता है 5 इलेक्ट्रॉन होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये तो इस प्रकार से आप KLM वाला भी बता सकते हैं या SPDF वाला भी बता सकते हैं। तो 2,5 ठीक। 129 देखते हैं। ये सब मतलब वन लाइनर क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भी कोई भारी नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि हम जो लास्ट डे आपको ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन कराए थे वो भी कुछ बस वहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा था, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही थी। यहाँ तो एज इट इज आपका आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए 129 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव फूड चेन। फूड चेन तो आप आसानी से शो कर सकते हैं। देखिए ग्रास, ग्रास को खाएगा गोट, और गोट को ह्यूमन खाता है, ये तो सही है। गोट को काउ तो नहीं खाता है, गलत बात है। ग्रास, वीट, ये भी गलत बात है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 130 द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर। देखिए मान लीजिए हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अंदर करंट इधर जा रहा है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल से अगर यहाँ पर हमको निकालना है क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर जैसे ही देखेंगे तो जो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड जो लगाते हैं फॉर्मूला दोस्तों, उससे क्या होगा कि यहाँ पर आप निकालिएगा तो अंदर की तरफ इनवर्ड, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, इधर लगाएंगे तो आउटवर्ड, इधर आउटवर्ड। तो ये अपने आप में एक कंसेंट्रिक सर्कल, अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। तो क्या होगा हमारा कंसेंट्रिक सर्कल,
सोलोनाइड में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू आयरन फिलिंग्स। देखिए जो आयरन का ये हमारा है, इसको हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, FeCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। वो भी कब? जब वो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है तभी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और नाइट्रिक एसिड का केस आपको याद होना चाहिए, हाइड्रोजन से नीचे वाला जैसे तांबा चांदी सोना वो सब हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है, ये भी ध्यान होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ाते ही हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट में पूरा टॉपिक देख सकते हैं। तो क्या हुआ है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, गलत बात है, रिएक्शन तो हुआ है। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड एड प्रोड्यूस, बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन गैस बना है, साथ ही साथ आयरन क्लोराइड FeCl2 क्या होता है, आयरन क्लोराइड भी प्रिपेयर हुआ है। तो 131 का सी। 132 देखिए, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम। किडनी किसका सिस्टम है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। किडनी दोस्तों एक्सक्रीटरी सिस्टम है। आप देखिएगा NCERT में हो या कहीं भी देखिएगा, उसमें क्या लिखता है, हमारे पास 1 पेयर यूरेटर होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में 1 पेयर यूरेटर होता है, ठीक है, और 1 पेयर यूरेटर होता है, 1 पेयर किडनी होता है, 1 पेयर किडनी है हमारे पास, ठीक है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है एक, और एक ही यूरेथ्रा होता है, एक यूरेथ्रा होता है। तो ये हमारा सब एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। ऑलराइट, तो हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीजन। नेक्स्ट है 133 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। पावर का फॉर्मूला आपसे पूछा है, तो पावर का कई सारा फॉर्मूला आपने देखा होगा, अगर एक भी याद है, पावर बराबर V इंटू आई, अब बस चेंज करते जाइए। V को अगर हम रेसिस्टेंस के फॉर्म लिखे तो V बराबर क्या होता है, IR, V बराबर IR इंटू आई, तो क्या हो गया, I² RV हो गया पावर का एक फॉर्मूला। फिर हम क्या करेंगे, V इंटू आई को चेंज कर दीजिए, किस में, आई को चेंज कर दीजिए दोस्तों वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस में, I बराबर V अपॉन R भी लिख सकते हैं, तो पावर और V² होता है। तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। IR² नहीं होता है, I² आता है, V इंटू आई होता है। तो कौन नहीं है, तो कौन नहीं है दोस्तों, आंसर तो ए होगा हमारा, आंसर हमारा ए होगा, ठीक है, ये नहीं होता है। कौन कौन होता है, तो हमारा वो हो जाता है B और C, ठीक है, तो आंसर तो हमारा ए जाएगा, IR² नहीं होता है। नेक्स्ट 134 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। आसान है, 9th का पहला मैटर इन आवर सराउंडिंग से जो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड है जो जिसका डेफिनेट शेप हो, क्लोजली पैक्ड हो, डेफिनेट शेप हो, इजली फ्लो, लिक्विड इजली फ्लो करता है या गैस इजली फ्लो करता है, ठीक है, तो कौन नहीं है, तो 134 का ए नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द फेनोमेनन ड्यू टू विच द स्काई अपीयर ब्लू, वह कौन सी घटना है जिसके कारण जो स्काई हमारा ब्लू दिखता है, ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। स्कैटरिंग एक होता है, स्कैटरिंग एक होता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन हो गया आपका रेनबो वाला फेनोमेनन के कारण, और लाइट आसमान हमारा ब्लू क्यों दिखता है, तो स्कैटरिंग के कारण, याद रखिएगा। 136 देख लीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल comes down to 4 मीटर पर सेकेंड in next 5 सेकेंड, ठीक। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केस, दोनों केस में हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए ना, V = U + AT होता है दोस्तों। पहले केस में देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन मतलब U 0 था, तो पहला केस में जो है V कितना हो गया 6 और U कितना हो गया 0, हमको पूछा एक्सेलरेशन, टाइम कितना है 30 सेकेंड, टाइम 30 सेकेंड, तो यहाँ जब निकालिएगा दोस्तों तो 6 बराबर कितना हो गया 30A हो गया, तो यहाँ से A बराबर 1/5 हो जाएगा, 6/30 1/5 मतलब 0.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पहला तो ये होगा, लेकिन दूसरा भी निकालना है। अब क्या है कि जब 6 से था, अब क्या ब्रेक अप्लाई किया, जैसे ब्रेक अप्लाई करेगा तो रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन तो यहाँ पर है, तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन इसको चेक करेंगे। देखिए इसमें V कितना हो गया हमारा 4 हो गया, तो 4 बराबर 6 + AT, एक्सेलरेशन, तो टाइम कितना है हमारे पास, टाइम है दोस्तों इन नेक्स्ट 5 सेकेंड, ठीक है, 6 में 4 गया, माइनस का 2 बराबर 5 × A बराबर कितना होगा -2/5, 5 के 20, माइनस का 0.4, तो कितना हो गया -0.4, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। पहले केस में एक्सेलरेशन 0.2 और दूसरे केस में रिटार्डेशन होगा कितना का -0.4 का, ऑलराइट, ठीक है। 137 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट परमानेंट टिश्यू इज करेक्ट। परमानेंट टिश्यू और आपने जो कह सकते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में आपने पढ़ा होगा। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, जिसने दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, जो आप डिवाइड नहीं कर सकते उसी तो हम कहते हैं परमानेंट, वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, कुछ ना कुछ बना लेता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं परमानेंट टिश्यू। दे आर ओनली फाउंड यंग प्लांट, ना यंग प्लांट में तो मेरिस्मेटिक टिश्यू मिलता है। कैपेबल ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो रैपिड सेल डिवीजन शो करता है। एबिलिटी टू डिवाइड, बिल्कुल सही बात है, इसमें डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती, 137 का सी। नेक्स्ट देखिए, देखो दोस्तों 138,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड के बारे में हमने कई सारा वीडियोस अपलोड किया, आप जरूर जाके देखिए उसको। एसिड क्या होता है? एसिड होता है दोस्तों, एसिड के बारे में अगर देखना है तो जो सब्सटेंस टेस्ट में सावर हो, सारिन टेस्ट, ठीक है, जो ब्लू लिटमस को रेड कर दे, इसका ट्रिक भी बताए हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर दे, पानी मिलाने पे H+ आयन दे, और पीएच जिसका लेस देन 7 हो, पीएच किसका हो? जिसका लेस देन 7 हो, इसको हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, हैव ए पीएच ग्रेटर देन 7, गलत बात है। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, बिल्कुल सही बात है। एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। याद रखिएगा एसिड के लिए क्या ट्रिक है? अनिल, अनिल, ए फॉर एसिड, एन फॉर नीला, एल फॉर लाल, ठीक है, अनिल याद रखिए दोस्तों, ए से एसिड, एन फॉर नीला, एल फॉर लाल, मतलब एसिड जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एसिड जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, मतलब ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो बेस क्या करेगा? रेड को ब्लू कर देगा, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। 139 देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जो हमसे क्या पूछा है? द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक। तो देखिए इसमें एक्सेलरेशन जो है हमारा फोर्स अपॉन मास के हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से इसका फॉर्मूला बनेगा। तो एक्सेलरेशन तो एक तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन दोस्तों फोर्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही साथ इन्वर्स ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन जो है मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव। 139 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक। 40 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट हार्मोन। इसमें से प्लांट हार्मोन कौन कौन है? तो 5 ही तो पढ़ना है। एक तो होता है ऑक्सिन होता है, दूसरा जिब्रेलिन होता है, फिर साइटोकाइनिन होता है, इथाइलिन होता है, और एब्सिसिक एसिड होता है। इसमें सब है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ये सब क्या हमारा प्लांट हार्मोन है। डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। 141 देखिए, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। देखिए सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना उसको क्या कहते हैं? इवेपोरेशन, सॉरी सब्लिमेशन क्या कहते हैं दोस्तों? सब्लिमेशन। इवेपोरेशन तो आप जानते हैं कि लिक्विड का गैसेस स्टेट में जाना इवेपोरेशन कहलाता है। नेक्स्ट है द एंथर कंटेंस। एंथर के अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन होता है, जिसको कि हम मेल सेक्स सेल भी बोलते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो 142 का बी। 143 देखिए, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है दोस्तों? CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारा? CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो स्लेक्ड लाइम आपने पढ़ा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड को जो हम पानी में मिलाते हैं, ठीक है, ये हमारा चूना होता है, तो बनता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनता है? CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम दोस्तों क्विक लाइम बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है कि किसको क्या बोलते हैं? इसको क्विक लाइम बोलते हैं, इसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, ठीक है, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। कहीं कहीं लाइम वाटर को भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल देते हैं, लेकिन लाइम वाटर के केस में क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वहाँ हम क्या लिखते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड लाइम वाटर। लेकिन डायरेक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है? तो स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है दोस्तों? स्लेक्ड लाइम। याद रखिएगा 143 का सी। 144, हु डिस्कवर द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले सेल का डिस्कवरी कौन किया? तो रॉबर्ट हुक, बिल्कुल सही बात है। रॉबर्ट हुक क्या था? ये डेड सेल का क्या था, जिसको हम कॉर्क बोले थे, याद हो ना? कॉर्क में इन्होंने देखे सेल को देखा था। और एंटोन वॉन लियोनहॉफ तो लिविंग सेल को देखा था दोस्तों। ये सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था, स्पर्म सेल को देखा था, ठीक है, पानी के अंदर। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? आसान क्वेश्चन है। न्यूटन तो होता है फोर्स का, न्यूटन होता है फोर्स का, पावर का वाट होता है, और वर्क का क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। 145 का सी। 146 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में आप जानते ही हैं। देखिए बर्निंग ऑफ कोल, कोयला को आप जलाइएगा, कोयला क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन को हम जब जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनता है? CH4 बनता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और साथ ही साथ हमारा पानी भी कार्बन है, तो यहाँ पर पानी रिलीज नहीं होगा, मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर जलेगा तो CO2 गैस बनेगा। ऑलराइट, तो ये क्या है? केमिकल चेंज है। कहाँ कार्बन, कहाँ CO2, तो कार्बन कन्वर्ट हो गया CO2 के अंदर, तो ये क्या हमारा केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये हमारा केमिकल चेंज है। डिजॉल्विंग साल्ट इन वाटर, ये तो फिजिकल चेंज है। आइस का मेल्ट होना, फिर हम मेल्टेड आइस से हम क्या बना सकते हैं? मेल्टेड आइस मतलब क्या? पानी, पानी से हम आइस बना सकते हैं, फिजिकल चेंज है। 147, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर बॉर्न डिजीज का मतलब होता है, देखिए जैसे किसी को मलेरिया हो जाता है, तो मलेरिया जो होता है दोस्तों वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, इसके कारण होता है, ठीक है, बीमारी तो यही करता है। हाँ, इसको ले जाना ले कौन जाता है? तो इसको ले जाता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। जो फीमेल मॉस्किटो होती है एनोफिलीज मॉस्किटो, वो इसको ले जाती है, इसलिए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो उसका वेक्टर कहते हैं। वेक्टर मतलब कैरी करने वाला। इस डिजीज कॉजिंग प्लाज्मोडियम को कैरी करने वाला कौन है? हमारा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, इसलिए इसको हम वेक्टर बोलते हैं। तो जैसे डेंगी के बारे में बताते हैं, एजिड एजिप्टी मॉस्किटो होता है दोस्तों, वो इसको कैरी करता है। मलेरिया तभी बताएं, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है प्लाज्मोडियम को कैरी करती है, इसके कारण मलेरिया हो जाता है। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है, वो उसको कोई कैरी नहीं करता है, ठीक है, उसको कोई कैरी नहीं करता, इसलिए ये वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं है। 147 का क्या हो गया हमारा? बी हो गया।
148 देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट एंटर्स ए ग्लास फ्रॉम ए स्लैब। मान लीजिए स्लैब है और यहाँ से लाइट अगर एंटर किया तो ये हमारा क्या हो गया, रेयर मीडियम हो गया, ये क्या होगा, डेंसर मीडियम हो गया। तो रेयर से डेंसर में जाने पर लाइट क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। तो आपने पढ़ा होगा इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। 149 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। कोई आयरन का पैन है, पैन मतलब जिसमें हम खाना वगैरह सब बनाते हैं बर्तन में दोस्तों, तो उसको हमको रस्टिंग से बचाना है, आयरन का है उसको हमको रस्टिंग से बचाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, पेंट देखिए, पेंट अप्लाई कीजिएगा ना तो आयरन जो है पेंट जो जैसे ही अप्लाई करेंगे तो हीट पर पेंट क्या होगा कि वो कह सकते हैं कि वो मेल्ट कर जाएगा। तो ये तो ज़्यादा अप्लीकेबल नहीं होगा। जिंक एकदम केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, जिंक का कोटिंग कर देंगे क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन के कंपेरिजन में। तो एयर के साथ अगर रिएक्शन करेगा भी तो जिंक करेगा। एक बार फिर से लिख देते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, क ना का मांगे आलू जानू लोहे पे बैठी है तांबा चांदी सोना। देखिए जिंक यहाँ पर है, आयरन यहाँ पे है। जिंक जो है आयरन के कंपेरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो एयर के साथ अगर रिएक्शन करेगा भी तो जिंक करेगा, आयरन हमारा प्रोटेक्टेड रहेगा। तो इसी को हम क्या करते हैं दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, आयरन के ऑब्जेक्ट को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, तो ये ज़्यादा अप्लीकेबल होगा। ग्रीस वगैरह सब देखिए, हम यहाँ पर बर्तन में आयरन फ्राइंग पैन है, मतलब खाना बनाने वाला पैन है, तो उस सबको हम ग्रीस नहीं लगा सकते, ना ही पेंट लगा सकते हैं। हाँ, अगर फ्राइंग पैन नहीं होता, आयरन का ऑब्जेक्ट होता तो हम सब चीज़ कर सकते थे, पेंट भी कर सकते थे, ग्रीस भी लगा सकते थे और गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते थे। लेकिन हमको आयरन फ्राइंग पैन मतलब इसका हम यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं खाना बनाने में, तो ये दोनों नहीं करेंगे। तो मोस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा। 150 लास्ट बट नॉट द लिस्ट देखिए, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है। तो यहाँ पर अर्थ पे जी का मान कितना होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, बार बार पढ़ा होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन न्यूमेरिकल को इजी बनाने के लिए हम 10 ले लेते हैं, होता तो यही है, 9.8 होता है। तो कितना हो गया, सी 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ क्वेश्चन था, आपको कह सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हर प्रकार का यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, था भी। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। ये टॉपिक्स, ये जो क्वेश्चंस था आपके सिलेबस से रिलेटेड ही क्वेश्चन था, 9th-10th का ही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट डे आपको ओलंपियाड लेवल का भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे, और फिर और भी क्वेश्चन सब हम करते रहेंगे अभी जब तक आपका एग्जाम हो ना जाए दोस्तों। ठीक है, तो बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और तैयारी कैसी चल रही है आपकी, ये सभी बताते रहिएगा टाइम टू टाइम। बाय बाय।